नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी छात्रों को पता है कि मैं अभी तक जीके आर्ट के माध्यम से जिन विषयों की पढ़ाई करा चुका हूं या अभी कंटिन्यू मैं उसको करा भी रहा हूं, उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ ही साथ बायोलॉजी, ये 3 लेसन अभी तक जीके जीएस के चल रहे हैं। कुछ छात्रों का ये कहना है कि सर हिस्ट्री की पढ़ाई नहीं चलेगी या फिर आपको ज्योग्राफी की पढ़ाई नहीं चलेगी, तो मैं उस स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का क्लास लिया है। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के क्वेश्चनों को सर्च कर सकते हैं, उन दोनों के वीडियो को आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी मेरा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो बायोलॉजी चल रहा है और इसको मैं अभी कंटिन्यू कर भी रहा हूं। लेकिन कुछ छात्रों ने यह भी कहा है कि सर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर ये सब प्रोसेस बाकी है, तो निश्चित रूप से मैं करंट अफेयर का क्लास लूँगा और बिल्कुल लूँगा। लेकिन इधर हमको लगता है कि 2 से 4 महीना के अंदर किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम दिख नहीं रहा है और इधर 4 से 5 महीना का वक्त जो है कोरोना काल में निकल गया, तो इस दौर के जो करंट अफेयर होंगे वो करंट अफेयर थोड़े से पुराने हो जाएंगे, तो उनको पढ़ने से कुछ विशेष फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एक बार आप लॉकडाउन को समाप्त होने दीजिए, स्कूल, कोचिंग वगैरह सब कुछ खुल जाए, तो फिर उसके बाद से करंट अफेयर का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। जब एग्ज़ाम वगैरह शुरू हो जाएंगे तो उस समय करंट अफेयर को देना मैं कंटिन्यू कर दूँगा। अभी पॉलिटी का क्लास और इकोनॉमिक्स का क्लास मैंने अभी रोका हुआ है। इन दोनों सब्जेक्ट में भी आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो पॉलिटी से हो या इकोनॉमिक्स से हो, दोनों में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। बस थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना है। अभी मैं बायोलॉजी को जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, उस बायोलॉजी वाले लेसन को आप एक एक करके ढंग से समझते जाइए, क्योंकि जीके जीएस में आजकल साइंस की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा दिया गया है और साइंस को इग्नोर करके आप जीके जीएस में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 2 लेसन भी अभी साइंस के बचे हुए हैं। ये दोनों भी आने वाले समय में आपको जीके आर्ट के माध्यम से सेवा मिलेगा। तो जिन छात्रों के द्वारा मेरे YouTube चैनल से कंटिन्यू वीडियो देखा जा रहा है, उन छात्रों से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरे वीडियो को दूसरे छात्रों के पास शेयर भी करते रहें, ताकि दूसरे बच्चे भी देखकर उससे फ़ायदा उठा सकें। अभी मैं सेल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और सेल चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन अभी तक के 5 वीडियो में मैंने बता दिया है। यानी सेल का अभी तक मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सेल से सिर्फ एक पार्ट और बचा हुआ है, सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन, जिसका आज मैं चर्चा कराने वाला हूं। तो ये सेल डिवीजन क्या है और इस सेल डिवीजन को कितने टाइप में हम बांट सकते हैं, किस टाइप से इसके क्वेश्चन बनेंगे, उसके बारे में हमको जानकारी यहाँ पर हासिल करनी है। हालांकि ये बहुत लंबा लेसन नहीं है और नहीं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मुश्किल से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बट इसके प्रोसेस को अच्छे ढंग से अगर हम समझ लें तो यहाँ से वो 3-4 क्वेश्चन भी अगर आने वाले होंगे तो बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर जाने कि कोशिका विभाजन क्या है, यानी सेल डिवीजन किसे कहते हैं। जब कोई एक सेल परिपक्व हो जाता है, अर्थात उसके अंदर की जो आयु सीमा है, उसको सरवाइव करने का जो जीवन काल है, उस जीवन काल को जब वो पूरा कर लेता है सेल, तो ऐसी स्थिति में एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है। एक सेल अपने आप में डिवाइड करके कई सारी नई सेलों को बनाता है। बात पर गौर कीजिएगा, एक सेल अपने आप को डिवाइड करके कई सारे सेलों का निर्माण करता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। अर्थात एक पुरानी सेल का
कई सारी नई सेलों में बंटना ही कहलाता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। जैसे देखिए कैसे, ये मान लेते हैं एक पुरानी सेल है और ये सेल अपने आप में डिवाइड किया। अब ये सेल अपने आप में डिवाइड करके नई सेलों का निर्माण कर दिया। तो जो नया सेल बना पुरानी सेल के डिवाइड होने के बाद, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन, यानी कोशिका का विभाजन। और शायद आपको सेल चैप्टर का मेरा वो क्लास आपको याद होगा जब मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं वह सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट में एकमात्र ऐसा कंपोनेंट है, एकमात्र ऐसा कोशिकीय अंग है जो सिर्फ उसी समय दिखाई देता है जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। यह मैं बात पहले वाली वीडियो में बना चुका हूं और क्वेश्चन इस साइड से पूछा भी जाता है कि उस कोशिकीय अंग का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के दौरान ही दिखाई देता है, और उसका नाम है क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो इसी सेल डिवीजन के दौरान वो दिखाई देगा। उसको तो खैर हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले यहां पर समझिए कि जब एक पुरानी सेल अपने आप में डिवाइड करके नई सेलों का निर्माण करेगा तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहते हैं। अब देखिए, जो पुरानी सेल होगी जो डिवाइड हो रही है, उस डिवाइड होने वाली सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल। उसको हम नाम क्या देते हैं? पेरेंट सेल। यानी इसको हम कहते हैं मातृकोशिका, या इसी को हम कह सकते हैं पितृकोशिका। इसको मातृकोशिका कहिए या पितृकोशिका कहिए। तो जो सेल डिवाइड होता है, जो पुराना सेल है जो डिवाइड करेगा, उस विभाजित होने वाले सेल को हम क्या कहते हैं? पेरेंट सेल, मातृकोशिका या पितृकोशिका। और विभाजन होने के बाद जो नया सेल बनेगा, जो नए सेल बनेंगे, उस नए सेल को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल। उसको हम नाम देते हैं डॉटर सेल, यानी इसको हम कहेंगे पुत्री कोशिका। तो हम इसको एक दूसरे परिभाषा के तौर पर भी देख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक पेरेंट सेल अपने आप में डिवाइड करके कई सारी डॉटर सेल का निर्माण करें तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। ये सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, ये आपको समझना जरूरी है कि ये सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। तो याद रखेंगे, सेल डिवीजन होता है दो टाइप का। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं माइटोसिस, माइटोसिस जिसको हिंदी में हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। और दूसरा जो कोशिका विभाजन का पार्ट है उसको हम कहते हैं मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब इस दोनों को हम जानेंगे कैसे? यहां पर ध्यान देंगे, जो हिंदी नाम यहां पर लिखा गया है समसूत्री विभाजन, उस पर ध्यान देंगे। सम का मतलब हो गया आपको इक्वल, सम का यहां पर मतलब क्या हुआ? इक्वल यानी बराबर। और सूत्री का मतलब यहां पर समझिए, आपको मैंने बताया था क्रोमोसोम के बारे में, याद है? क्रोमोसोम जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ये सूत्र यहीं से लिया गया है। यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बंटवारा, समान क्रोमोसोम का यहां पर बंटवारा हो रहा है, इक्वल क्रोमोसोम का बंटवारा हो रहा है। क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो ऐसा कोशिका विभाजन जिस विभाजन में समान संख्या में गुणसूत्र डॉटर सेल में जाता है, ऐसे विभाजन को हम
माइटोसिस कहते हैं। इस विभाजन को माइटोसिस नाम देते हैं। ये पेरेंट सेल, पेरेंट सेल मातृकोशिका, और इस मातृकोशिका का जब विभाजन होगा तो विभाजन होने के बाद डॉटर सेल बनेगा, नई कोशिकाएं बनेगी, और जो नई कोशिकाएं बनेगी उसमें याद रखेंगे कोशिकाओं की जो संख्या होगी वह मात्र 2 होगी। तो जब एक पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करता है तो ऐसे सेल डिवीजन को हम माइटोसिस कहते हैं। जब एक पेरेंट सेल अपने आप में डिवाइड करके 2 डॉटर सेल का निर्माण करे, ये डॉटर सेल है 2, जो नई कोशिकाएं होती हैं उसको डॉटर सेल कहते हैं। तो 2 सिर्फ कोशिकाओं का निर्माण करे, 2 डॉटर सेल का निर्माण करे तो ऐसी कोशिकाओं को हम डॉटर सेल कहते हैं। यहां पर सेल की संख्या मात्र 2 होगी। अब यहां पर इक्वल संख्या में क्या होंगे? क्रोमोसोम होंगे, अर्थात पिता में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही उनके बच्चों में भी क्रोमोसोम होंगे। यहां पर देखिए 4 अगर क्रोमोसोम हैं तो जो डॉटर सेल होगी उनमें भी 4 क्रोमोसोम ही जाएंगे, इक्वल संख्या में क्रोमोसोम जाएंगे। यानी कि बराबर क्रोमोसोम का बंटवारा किस में होता है? माइटोसिस सेल डिवीजन में। पितृकोशिका में अगर 4 है तो पुत्री कोशिका में भी 4, पितृकोशिका में अगर 8 हैं तो डॉटर कोशिका में भी 8 ही जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर कोई पूछे कि 5 संख्या में क्यों नहीं दिया गया है? अगर पेरेंट सेल में 5 गुणसूत्र होंगे तो बच्चों में भी 5 ही आने चाहिए, डॉटर सेल में 5 आना चाहिए, लेकिन 5 यहां पर नहीं होगा क्योंकि इसके पहले मैं बता चुका हूं कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, कभी भी सिंगल नहीं होते हैं, ये पेयर में होते हैं। इसीलिए यहां पर मैंने 4 लिखा है। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, पेयर में होगा। तो ये पेयर में है। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में पाया गया उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में कोई कोशिका विभाजित होकर सिर्फ 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो सिर्फ 2 नई कोशिकाओं का निर्माण किस में हो रहा है? माइटोसिस सेल डिवीजन में। फिर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या इक्वल होती है। क्रोमोसोम की संख्या किस में इक्वल होती है? यानी कि मातृ कोशिका में अगर 4 हैं तो उनके पुत्री कोशिकाओं में भी 4 ही होगी। तो इसका भी आंसर क्या होगा? माइटोसिस। अब यहां देखें मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस वाले कोशिका विभाजन में जब एक मातृ कोशिका विभाजित होता है तो मातृ कोशिका विभाजित होकर 4 नई सेलों का निर्माण करता है। यानी एक पेरेंट सेल जब अपने आप को डिवाइड करता है तो 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है। तो इसमें 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। इसमें 4 बन रहा है, जबकि माइटोसिस में कितना? सिर्फ 2 बन रहा है। तो यहाँ पे 4 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। और जब क्रोमोसोम की बात की जाएगी तो क्रोमोसोम मातृ कोशिका की अपेक्षा पुत्री कोशिका में आधी हो जाती है। यानी जो पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उसके आधे क्रोमोसोम डॉटर सेल में जाते हैं। जैसे यहां पर अगर 4 क्रोमोसोम है पेरेंट सेल में अगर 4 क्रोमोसोम हैं तो उस हिसाब से जो डॉटर सेल होगा उस डॉटर सेल में सिर्फ 2 क्रोमोसोम जाएंगे, यानी आधे जाते हैं। यहां पर आधे जाएंगे। तो ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करे, इस सेल डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी हो जाती है। मातृ कोशिका की आधी हो जाती है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? मियोसिस बनेगा। यानी यहां पर अगर 4 हैं तो यहां पे 2 2 2 2 सब में होंगे। अगर यहां पर जो है संख्या में 2 की संख्या है तो यहां पर 1 1 करके होनी चाहिए। अगर 2 हैं तो इसके आधे होने चाहिए, 1 1 करके जानी चाहिए। लेकिन अभी मैंने बताया है कि सिंगल क्रोमोसोम नहीं होते हैं, सिर्फ एक केस को छोड़कर। सिर्फ एक ऐसा केस होगा जिसमें सिंगल क्रोमोसोम यहां पर होंगे। वो कौन सा केस है अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहां पर आगे देखें, जैसे
मियोसिस कोशिका विभाजन के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके पहले हम आपको बता दें कि जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम यह दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक होता है एलोसोम। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। ह्यूमन बींग्स में, मानव में कुल 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ये मैं बात बता चुका हूं। 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं और इन 23 पेयर में 22 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, 22 पेयर वो किस में होते हैं? ऑटोसोम वाले में। इसे भी मैं बता चुका हूं। और एक पेयर जो होता है वो किस में होता है? एक पेयर होता है एलोसोम वाले क्रोमोसोम में। तो ये ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम को कहते हैं? इसके पहले मैंने बताया था कि वैसे क्रोमोसोम जो माता पिता से उनके बच्चों में इक्वल जाते हैं, माता पिता से उनके बच्चों में इक्वल जाएंगे, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, दोनों में इक्वल जाएंगे, एक समान जाएंगे। यानी कि 22 पेयर तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में इक्वल जाएगा। एक पेयर ऐसा है जो लड़का में अलग जाता है और लड़की में अलग जाता है, लेकिन 22 पेयर तो समान जाएगा। तो यहां पर देखिए, पिता में 22 पेयर थे क्रोमोसोम, वो 22 पेयर बच्चों में भी चला गया। एक पेयर में गड़बड़ी हो रही है, एक पेयर अलग होगा जो लड़का लड़की में अलग अलग होता है, लेकिन 22 पेयर जो माता पिता में होगा वही उनके बच्चों में होगा। तो यहां भी देखिए, जो माता पिता में क्रोमोसोम थे 4 यहां पर थे, बच्चों में कितने गए हैं? 4 ही गए हैं। तो अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि माइटोसिस सेल डिवीजन किस टाइप के क्रोमोसोम में होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोसिस सेल डिवीजन किस टाइप के क्रोमोसोम में होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम। ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम इसलिए कहेंगे क्योंकि ऑटोसोम वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो माता पिता से उनके बच्चों में समान संख्या में जाते हैं। यहां भी देखिए, समान संख्या में उनके बच्चों में जा रहे हैं। अब यहां पर देखें एलोसोम के बारे में। एलोसोम जो होता है वो एक पेयर में होता है, मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। इस बात को मैं बता चुका हूं कि जो मेल में होता है वह होता है एक्स वाई, और जो फीमेल में होता है वह क्या होता है? एक्स एक्स। फीमेल में एक्स एक्स होता है, मेल में एक्स वाई होता है। अब देखिए, जो बच्चा होता है उसमें पापा का एक क्रोमोसोम उस बच्चे में गया, पापा का एक क्रोमोसोम बच्चे में गया, एक मम्मी का क्रोमोसोम बच्चे में गया। तो यहां पर एक पापा वाला आया और एक मम्मी वाला क्रोमोसोम आया। इस तरह से दोनों में से एक एक आए। दो यहां पर क्रोमोसोम की संख्या फीमेल में कितनी है? 2। यहां भी मेल में कितने हैं? 2। लेकिन आया कितना? आया सिर्फ एक आया। इसमें भी 2 है, आया कितना? एक आया। यानी कि जितने थे उसके आधे आए, जितने थे उसके आधे आए। तो यहां पर भी देखिए, जितने थे उसके आधे आए। तो इस प्रकार के जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो किस में होगा? तो स्पष्ट है कि मियोसिस सेल डिवीजन एलोसोम वाले क्रोमोसोम में होता है। मियोसिस सेल डिवीजन एलोसोम वाले क्रोमोसोम में होता है। एक मम्मी से आएगा, एक पापा से आएगा। एक मम्मी से आया, एक पापा से आया। मम्मी में भी कितने थे एलोसोम? 2 एलोसोम थे। पापा में भी कितने थे एलोसोम? 2 एलोसोम वाले क्रोमोसोम थे। लेकिन आया कितना? पापा से एक और मम्मी से एक। पापा से आया, मम्मी से एक आया। 22 पेयर ऑलरेडी पहले हैं और एक पेयर यहां पर आकर बन गया, तो 23 पेयर। यानी कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था इसके पहले कि 23 पेयर में होता है, यह संख्या में 46 होता है। तो यहां पे 46 बन रहा है। लेकिन आ कितना रहा है आपको एलोसोम वाले में? देखें, मम्मी में 2 तो है एलोसोम वाले क्रोमोसोम, लेकिन मम्मी से एक आएगा, पापा से एक आया। यानी कि मम्मी पापा से आधे आधे ही तो आ रहे हैं। आधा पापा से आया x एक, और इसमें भी 2 है तो इसमें भी आया 1। तो आधे वाली संख्या किस में होती है? मियोसिस वाले सेल डिवीजन में होती है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस सेल डिवीजन किस टाइप के क्रोमोसोम में होगा, तो आपको जवाब क्या देना है? एलोसोम वाले क्रोमोसोम में होता है। अब देखिए, यहां पर एक और बात को सुन लीजिए। जो सेल होता है, जो सेल होता है वह सेल 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के सेल कौन कौन से हैं? तो एक है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और दूसरा है गैमेट सेल। गैमेट सेल, गैमेट सेल का मतलब होता है प्रजनन कोशिका, वैसी कोशिकाएं जो प्रजनन में भाग लेती हैं।
जो रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं उनको गैमेट सेल कहते हैं। और सोमैटिक सेल का मतलब होता है कायिक सेल, कायिक सेल जिससे पूरा शरीर बना हुआ है, कायिक कोशिका। पूरे शरीर का निर्माण जिन कोशिकाओं से हुआ है उनको क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल। और जो प्रजनन में केवल हिस्सा लेती है उनको क्या कहते हैं? गैमेट सेल। अब देखिए सोमैटिक सेल और गैमेट सेल के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या नॉलेज दे सकते हैं? तो वैसी सेल को सोमैटिक सेल कहते हैं जिसमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता हो। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है किस में होता है? आप बता सकते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन किस प्रकार के क्रोमोसोम में हुआ? ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में हुआ। यानी हम कहेंगे कि सोमैटिक सेल उस तरह की सेलों को कहते हैं जिनके अंदर ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सोमैटिक सेल उन सेल को कहते हैं जिनके अंदर ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और जिनमें ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनमें किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है। यहां पर देखें गैमेट सेल, गैमेट सेल का मतलब हो गया प्रजनन कोशिकाएं। तो गैमेट सेल उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनके अंदर एलोसोम वाले क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गैमेट सेल उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनके अंदर एलोसोम वाले क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और एलोसोम वाले क्रोमोसोम में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अभी मैंने बताया था क्या? मियोसिस सेल डिवीजन। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि मियोसिस सेल डिवीजन किस प्रकार की सेल में होता है? मियोसिस सेल डिवीजन किस प्रकार की सेल में होगा? गैमेट सेल में होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन किस प्रकार की सेल में होगा? सोमैटिक सेल में होगा। यही आपका कोशिका विभाजन से आने वाले क्वेश्चन है। बस इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस चीज को आपको अच्छे ढंग से समझ लेना है ताकि आने वाले समय में कभी भी एग्जाम हो तो आपको यहां से इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रश्न में आपको कोई कंफ्यूजन न हो सके। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।